हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मल्टीपल एजुकेशन स्टडी पर। मैं राहुल सिंह आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। और मैं आपके लिए दोस्तों आज हिंदी की क्लासेस लेकर आ गया हूं, यानी कि हिंदी की जो क्लासेस है कंप्लीट हिंदी व्याकरण में आपको इन वीडियो के थ्रू समझाऊंगा, पढ़ाऊंगा। और जो कि हमारे जितने भी एग्जामिनेशन जो आने वाले एग्जामिनेशन है, जैसे DSSB है, KVS की भी आने वाले एग्जामिनेशन हैं, टैट है, HTET चल आने वाला है, और जितने भी सुपर टेट है, जितने भी हमारे गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस होते हैं जहाँ पर हिंदी के क्वेश्चंस आते हैं, वहाँ के लिए आपकी जो ये सीरीज़ है, आप सीरीज़ के लीजिए, क्लासेस के लीजिए। ये सफिशिएंट क्लासेस रहेंगी आपके एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए। आपका जो हिंदी का रोल या वेटेज है बहुत ज़्यादा तो खैर नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर है। जैसे DSSB भी एक ऐसे कुछ एग्ज़ाम्स होते हैं जहाँ पर हिंदी पूछी जाती है। जैसे कि टीचिंग एग्जामिनेशन का देखा जाए तो वहाँ पर 20 मार्क्स की हिंदी पूछी जाती है, और DSSB जो नॉन टीचिंग एग्जामिनेशन होते हैं वहाँ पर भी 40 नंबर की हमारी हिंदी पूछी जाती है सेम। और KVS में भी 10 से 15, और सुपर टेट में दोस्तों 10 से 15 पूछी जाती है। अदर एग्जामिनेशंस में टैट हो गया, रीट हो गया, हर जगह हिंदी पूछी जाती है। कम से कम 10 से 20 नंबर की वहाँ पर भी पूछी जाती है। तो दोस्तों इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैं आपके लिए हिंदी का क्रश कोर्स जो कि 15 से 20 दिन में तक कंप्लीट हो जाएगा, बिल्कुल फ्री है आपके लिए। ये यूट्यूब पर ही रहेगा, और आप इसे अच्छी तरह इसका लाभ उठा सकते हैं और पढ़ सकते हैं। आज का जो टॉपिक रहने वाला है दोस्तों, आज का हम टॉपिक पढ़ेंगे, पहला ही है हिंदी वर्णमाला। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना कोई देरी करिए हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं और वर्णमाला को सीखते हैं कि वर्णमाला होती क्या है। तो दोस्तों वर्णमाला क्या है? वर्णमाला जो है दो शब्दों से मिलकर बनी है। एक है वर्ण, दूसरा है हमारा माला। तो एक वर्ड का मीनिंग क्या होता है वो समझते हैं। वर्णमाला, वर्ड क्या होता है? वर्ड होता है दोस्तों, वर्ड होता है हमारी वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं हो सकते। जैसे जैसे मैंने यहाँ पर लिखा क और अ। क्या दोस्तों अब इनके टुकड़े कर सकते हैं? क्या हम अब इनको क और आ हैं, इनके अलग अलग इनको टुकड़े कर सकते और विभाजित कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों यही होता है हमारे वर्ण। हिंदी वर्णमाला के अंदर जो टोटल कुल यानी कि माने जाते हैं वर्ण हमारे, वो 52 यानी 52 माने जाते हैं। और जिनमें स्वरों की संख्या होती है 11, जिनमें स्वरों की संख्या होती है 11, और स्पर्श व्यंजन 25 यानी 25। ये सभी मैं आपको आगे जितने भी हम जैसे जैसे क्लास बढ़ती जाएगी वहाँ आपको समझाते जाऊँगा। तो अगर बात करते हैं कि वर्ण के कितने प्रकार होते हैं, आप सभी जानते हैं, आप सभी ने हम सबने पढ़ा है कि जो हिंदी वर्णमाला है उसमें दो भेद होते हैं वर्ण के। दो, पहला है हमारा स्वर, दूसरा होता है हमारा व्यंजन। स्वर एंड व्यंजन। और जो स्वर हैं वो हमारे हिंदी वर्णमाला के अंदर 11 माने जाती हैं। हिंदी वर्णमाला के अंदर स्वर 11 माने जाते हैं, वहीं व्यंजन जो है वो हमारे 33 व्यंजन माने जाते हैं। 33 व्यंजन माने जाते हैं। अब पढ़ लेते हैं कि स्वर किसे कहते हैं। स्वर क्या है? स्वर जो है वह ध्वनियाँ होती हैं जिनके उच्चारण में से हमें वायु बिना किसी अवरोध से बाहर निकलती है, वो स्वर कहलाते हैं। जैसे इसका कहने का मतलब है स्वर वह ध्वनियाँ होती हैं जब हम बोलते हैं तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, हम तुरंत बोल लेते हैं। जैसे कि आ, ई, ऊ, ये क्या है? ये हमारे स्वर हैं। अब हम यहाँ से क्वेश्चंस क्या आते हैं कि यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं कि जो स्वर के भेद हैं, यानी कि उनको कितने कितने भागों में विभाजित किया गया है, कि ह्रस्व स्वर क्या होता है, दीर्घ स्वर क्या है, प्लू स्वर क्या है। इन सभी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जामिनेशंस के अंदर। तो आइए इन्हीं को समझते हैं कि स्वर के जो भेद हैं वो किस किस प्रकार से बांटे गए हैं, इनको विभाजित किया गया है। यदि बात करें उच्चारण की या मात्रा की अनुसार स्वर कितने होते हैं, तो इसके अकॉर्डिंग भी हमारे जो स्वर हैं वह 3 होते हैं। पहला है ह्रस्व स्वर, दूसरा है दीर्घ स्वर, और तीसरा है हमारा प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर कौन कौन से स्वर होते हैं? ह्रस्व स्वर का मीनिंग क्या होता है? ह्रस्व स्वर वह स्वर होते हैं जो एक मात्रिक स्वर होते हैं, जिनके उच्चारण में कम से कम समय लगता है। जैसे अ, अ, ई, उ, री, ये जितने भी हैं ये सभी ह्रस्व स्वर होते हैं, क्योंकि इनके उच्चारण में बहुत ही कम समय लगता है। तो बच्चों, सॉरी दोस्तों, यही हमारा क्या होते हैं? ह्रस्व स्वर होते हैं। नेक्स्ट है हमारा
दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर कौन से होते हैं? दीर्घ स्वर दोस्तों वह स्वर होते हैं जिनके उच्चारण में दुगना समय लगता है या फिर दो मात्राएं लगती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर कहते हैं। उन्हें हम दीर्घ स्वर की संज्ञा देते हैं। देख जैसे आ, ई, उ, ए, अ, ओ, औ, जितने भी हैं ये कितने हैं? या टोटल अगर स्वरों की बात की जाए तो 11 हैं। अगर दीर्घ स्वरों की बात की जाए तो कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 दीर्घ स्वर होते हैं। और अगर बात करें प्लुत स्वर कौन से होते हैं? प्लुत स्वर वह होते हैं जिसके उच्चारण में तिगुना या फिर हम कह सकते हैं तिगुना समय लगे या फिर ज़्यादा समय लगे, वह होते हैं हमारे प्लुत स्वर। जैसे कि ओम, इसके अंदर ह्रस्व स्वर से और दीर्घ स्वर से ज़्यादा समय लग रहा है, तो इसलिए इन्हें प्लुत स्वर कहा जाता है। नेक्स्ट है, अब समझ लेते हैं कि जो स्वर को प्रत्यय के आधार पर यानी कि जीवा के अकॉर्डिंग कितने भेदों में बांटा गया है। जीवा के अकॉर्डिंग यानी कि जीव के अकॉर्डिंग, जीव के उच्चारण के अकॉर्डिंग इसे 3 भागों में बांटा गया है। 3 भाग कौन कौन से हैं उन्हें देख लेते हैं। वह है हमारा पहला अग्रस्वर। देखिए अग्रस्वर क्या होते हैं? अग्रस्वर, पंचस्वर, मध्यस्वर, इन्हें समझते हैं। देखिए दोस्तों क्या होता है कि जो हमारी जीव होती है, इस प्रकार की हमारी जीव होती है। खैर ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है पर आपको समझाने के लिए सफिशियंट है। आगे का जो भाग होता है उसे हम अग्रस्वर कहते हैं। इसे हम अग्रस्वर कहते हैं, यहाँ से अग्र भाग कहते हैं या फिर। और जो बीच का होता है इसे हम मध्य 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 कहेंगे, मध्य भाग जीवा का। और लास्ट का जो पीछे का होता है उसे हम कहते हैं पश्च, यानी कि पीछे का भाग। इसी को इन्हीं के आधारित इन स्वरों को बांटा गया है। अग्रस्वर क्या होते हैं दोस्तों? अग्रस्वर वह स्वर होते हैं जिनका उच्चारण हमारे जीभ के अगले भाग से किया जाता है। जैसे कि ई, आप अगर बोल के भी देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा यहाँ पर कि जो ई और ए और ए, ये जो स्वर हैं ये हमारे जीभ के आगे भाग से बोले जाते हैं, आगे भाग से बोले जाते हैं। ठीक है। उसी प्रकार जो दूसरा है पश्च स्वर। पश्च जो स्वर होते हैं हमारे, पश्च स्वर वो हमारे बिल्कुल पीछे से बोले जाते हैं। जो हमारे जीव का भाग होता है, ये वाला भाग मैंने बताया था आपको, लास्ट वाला भाग यानी कि पीछे वाला भाग, यहाँ से ये स्वर बोले जाते हैं। अगर आप प्रैक्टिकल करना चाहें प्रैक्टिकल भी करके दे सकते हैं। जैसे ओ, उ, ओ और तथा ओ, ये जितने भी हैं पश्च स्वर जो जीभ के पीछे वाली जो वहाँ से ध्वनि आ रही होती है यानी आवाज़ आती है, तो उसी को हम पश्च स्वर कहते हैं। और तीसरा है हमारा मध्य स्वर। मध्य स्वर की संख्या सिर्फ एक है, जो कि हमारा आ से अनार वाला होता है, वही हमारा मध्य स्वर होता है। क्योंकि जो अ है ये हमारे मध्य से, हमारे जीभ के मध्य भाग से उच्चारण किया जाता है। ठीक है बच्चों। दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि मुखाकृति के अनुसार के आधार पर हमारे जो स्वर है उनके कितने भेद हैं। अगर मुखाकृति यानी कि मुख के अनुसार, यानी कि मुख से हम जब बोलते हैं तो उस प्रकार से हमारे कितने भेद होते हैं स्वर के, अब वो पढ़ लेते हैं। वैसे 4 भेद होते हैं: संवर्त, संवर्त, अर्धसंवर्त, विवर्त और अर्धविवर्त। ये दोस्तों ये 4 प्रकार से होते हैं मुखा आकृति के अनुसार। संवर्त स्वर कौन से होते हैं? संवर्त स्वर वह स्वर होते हैं जिनके उच्चारण में हमारा जो मुंह है ना वो बहुत कम खुलता है। जैसे जैसे एग्जाम्पल दिख रखे हैं यहाँ पर, ई, ई, उ। ये ऐसे स्वर हैं जो हमारे मुंह का जो भाग है वो कम खुलता है, जिसके कारण इसे हम संवर्त स्वर कहते हैं। और इसी प्रकार जो अर्ध संवर्त होते हैं वह स्वर होते हैं जिनके उच्चारण में अधिक हमारा जो मुख है थोड़ा सा संवर्त स्वरों से थोड़ा अधिक खुलता है। जैसे ए, ओ, ये होते हैं हमारे अर्ध स्वर। इसी प्रकार जो तीसरा है हमारा वो है विवर्त। विवर्त कौन से स्वर होते हैं? विवर्त वह स्वर होते हैं जिनके उच्चारण में हमारा जो मुख है वो पूरा खुला होता है। विवर्त का मतलब होता है पूर्ण। ठीक है, पूर्ण खुला हुआ। इसीलिए विवर्त, जैसे कि ऐसा कौन सा स्वर है जो पूरा हमारे मुख पूरा खुल जाता है उसके उच्चारण से, वो है आ। आप बोल के भी देखेंगे आ, तो आपका जो मुंह है वो पूरा कंप्लीट खुल जाएगा, तो आ, तो ये हमारा विवर्त स्वर होता है।
नेक्स्ट है हमारा अर्धविवर्त। अर्धविवर्त का मतलब होता है जिन स्वरों के उच्चारण में हमारा जो मुख है वो बहुत आधा खुलेगा। क्या खुलेगा? आधा। जैसे कि ए ओ, ये है अर्धविवर्त स्वर। आई होप आपको समझ में आ रहे होंगे स्वर के विभाजन। दोस्तों यहीं से क्वेश्चंस बनते हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखते हैं किसी भी एग्जामिनेशन का, तो वर्णमाला से संबंधित इन्हीं कॉन्सेप्ट से ही क्वेश्चंस बनते हैं, अगर आप प्रीवियस ईयर उठाकर देखते हैं तो। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि ओष्ठ, यानी कि हमारा जो ओष्ठ, ओष्ठ मतलब होठ जो होते हैं, उनके अकॉर्डिंग स्वर को किस प्रकार से बांटा गया है। ओष्ठ के अकॉर्डिंग हमारे जो स्वर हैं उनको भी 3 भागों में बांटा गया है। पहला है हमारा वर्ताकार, दूसरा है हमारा अवर्ताकार और तीसरा है हमारा उदासीन। उदासीन क्या होता है? वर्ताकार। वर्ताकार कौन से स्वर होते हैं? वर्ताकार स्वर वैसे होते हैं जिनके उच्चारण में जो हमारे होठ की आकृति और व्रत, यानी कि गोले व्रत का समान बन जाती है। जैसे कि ऊ, आपका जो आप देखेंगे प्रैक्टिकल भी, आपके जो होठ होते हैं यानी कि ओष्ठ होते हैं, लिप्स होते हैं, वो अगर आप इनको वर्ताकार वाले स्वरों को उच्चारण करेंगे तो आपका जो होठ है वो व्रत की शेप में यानी कि व्रत के समान हो जाएंगे। जैसे आप बोल के देखेंगे, जैसे ऊ ऊ, ओ, ये जो हैं एक वृत्ताकार स्वर कहलाते हैं, जिनकी जो हम उच्चारण करते हैं इन स्वरों का, हमारे जो होठ है उनकी शेप जो है यानी कि उनके जो आकृति है वो व्रत की आकृति का समान हो जाती है। दूसरा है हमारा अवृत्ताकार। अवृत्ताकार स्वर कौन से होते हैं? अवृत्ताकार स्वर होते हैं जिनके उच्चारण में होठों की आकृति अवृत्ताकार होती है, यानी कि इसमें व्रत नहीं बनता। जैसे कि ई ए, ये अवृत्ताकार स्वर होते हैं। तीसरा है हमारा उदासीन। उदासीन कौन सा होते हैं स्वर? उदासीन स्वर बच्चों, सॉरी दोस्तों, एक ही स्वर है, वो है हमारा अ। ये वह स्वर होते हैं जिनके उच्चारण में जो हमारा होठ उदासीन रहते हैं, यानी कि कोई भी एक्टिविटी नहीं होती होठों के अंदर, जैसे कि कोई एक्टिविटी नहीं हो रही होठों में, आप देखें कोई मूवमेंट नहीं हो रही है हमारे होठों में, तो उदासीन में जैसे कि एग्जाम्पल ही सिर्फ एक ही है, वो है अ। आई होप आपको समझ आ रहा होगा दोस्तों। अगर आपको समझ आ रहा है, आपको सीरीज अच्छी लग रही है, मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट है हमारा उच्चारण के आधार पर। आप देखेंगे कि जो उच्चारण के आधार पर हमारे कितने स्वर होते हैं और कहाँ कहाँ से वह स्वर उच्चारित किए जाते हैं। पहला है हमारा कंठ स्वर। कंठ स्वर वह होते हैं जो हमारा कंठ यानी कि जो गले के अंदर जो कंठ होता है वहाँ से उच्चारित किए जाते हैं, जैसे कि अ और आ। दूसरा है हमारा तालु स्वर। तालु स्वर वह होते हैं जो हमारे तालु से बोले जाते हैं, जैसे ई और ई। और तीसरा है हमारा मूर्धन्य स्वर। मूर्धन्य स्वर जो हमारे ऋषि होता है। और ओष्ठ स्वर होते हैं ऊ और ऊ। और कंठ तालु होते हैं, यानी कि कंठ को कंठ से भी बोला जाता है वह स्वर, और तालु से भी, दोनों के मिश्रित रूप से बोला जाता है, वो होते हैं हमारे ए और ए। लास्ट है हमारा कंठ कोष्ठीय स्वर। इसमें हम कंठ से भी और ओष्ठ से भी बोलते हैं, वो है हमारा ओ और ओ। आई होप आपको जो स्वर हैं आपको समझ आ गए होंगे दोस्तों। हमने स्वरों को समाप्त कर दिया है। स्वर के कितने भागों में विभाजित किया गया था, वह कौन कौन से थे, कहाँ कहाँ से उच्चारित किए जाते थे, इन सभी के बारे में हमने जानकारी ले ली है। अब हम पढ़ते हैं कि व्यंजन क्या होता है और व्यंजन को किन किन भागों में विभाजित किया गया है। अगर दोस्तों आपको मेरी क्लासेस आपको अच्छी लग रही हैं, आपके लिए लाभदायक हैं, तो आप प्लीज़ लाइक करना ना भूलें और शेयर करना जरूर करिए और बेल आइकन को प्रेस कर लिए, ताकि जितनी भी मेरी न्यू वीडियोज़ आएंगी आपको अपडेट मिलता रहे। चलिए दोस्तों, व्यंजन के बारे में पढ़ते हैं। व्यंजन क्या होता है? जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं वह व्यंजन होते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा क, इसके अंदर आपको एक स्वर सुनाई दे रहा होगा। तो दोस्तों वह व्यंजन होते हैं। अब पढ़ते हैं कि व्यंजनों को कितने भागों में विभाजित किया गया है। अगर हम प्रत्यय के आधार पर व्यंजन के भेद देखें तो कौन से होते हैं? वह होते हैं स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन वे होते हैं जो हमारे
स्पर्श व्यंजन वह व्यंजन होते हैं दोस्तों जिनके उच्चारण से हमारे जो ओष्ठ हैं और नीचे का ओष्ठ, ऊपर के दांत और जीभ की जो नोक होती है और दांत, इन सभी को स्पर्श करते हैं। और स्पर्श करते हुए बाहर एक हवा जैसी, वायु जैसी स्पर्श होती है, वही स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। जैसे कि क, च, ट, त और त वर्गों का जो प्रथम ध्वनि होती है वो हमारी स्पर्श होती है। इसी प्रकार संघर्षी है। संघर्षी क्या होते हैं? जिनके उच्चारण में मुख्य दो अवयव होते हैं एक दूसरे पर एक के निकट आ जाते हैं और वायु निकलने का मार्ग संकरा हो जाता है, तो वायु घर्षण करके निकलती है, उन्हें संघर्षी व्यंजन कहते हैं। दोस्तों इनको आपको रटना होगा। ये चीज़ें जो हैं, व्यंजन वर्णमाला है पूरी, आपको रटनी पड़ेगी। अगर आप रटेंगे नहीं इनको, क्योंकि आप इन्हें याद करेंगे तो आपको रटना ही पड़ेगा इनको एंड में, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें हैं जिनको समझा नहीं जा सकता, इनको रटा जा सकता है। आप इन्हें रटिए, मतलब इनको याद कर लो अच्छी तरह से, और एकदम ऐसे कर लो कि आपका एग्जामिनेशन में अगर इनसे क्वेश्चंस पूछा जाता है तो आप इनका आंसर दे दीजिए। चलिए, थर्ड है हमारा स्पर्श संघर्षी व्यंजन। वो स्पर्श संघर्षी व्यंजन कौन से होते हैं? स्पर्श संघर्षी व्यंजन वह व्यंजन होते हैं जिनके उच्चारण में पहले स्पर्श फिर घर्षण की स्थिति होती है। यानी कि पहले जो है हम स्पर्श करते हैं अपने जो हमारा मुख का भाग है, और उसके बाद घर्षण करते हैं। यानी कि जैसे च, छ, झ, झ, च, छ, झ, झ। आपको लग रहा होगा कि पहले ऊपर हमारा हमारा जो मुख का अंदर प्रोसेस चल रहा है वो पहले टच कर रहा है, देन उसके बाद घर्षण की जैसी हो रही है, तो वही हमारा होता है च, छ, झ। ठीक है। फोर्थ है हमारा नासिक्य। नासिक्य व्यंजन वह व्यंजन होते हैं जिनके उच्चारण में हमारे दांत, ओष्ठ, जीभ आदि के स्पर्श के साथ वायु जो है नासिक का मार्ग से बाहर आती है। यानी कि जीभ और ओष्ठ को तो स्पर्श करेगी, और जो वायु अब हमारी नाक से बाहर आने जैसा आपको लगेगा कि नाक से आ रही है, जैसे कि ढ, न, म, अंग, गण, ये जितने भी हैं ये नासिक के व्यंजन होते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। इन्हीं से क्वेश्चंस ज़्यादातर पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा पार्श्विक व्यंजन। पार्श्विक व्यंजन कौन से होते हैं? जिन व्यंजनों के उच्चारण मुख के मध्य दो अंगों के मिलने से वायुमार्ग अवरुद्ध होने के बाद होता है। जैसे कि सिर्फ पार्श्विक जो व्यंजन है वो सिर्फ एक ही है हमारी पूरी वर्णमाला में, वो है हमारा ल। और छठा है हमारा लुठित व्यंजन, जिनके उच्चारण में जीभ बेलन की भांति लपेट जाती है। जैसे कि र, एक ही है ये भी र। लास्ट सातवां है हमारा उत्क्षिप्त व्यंजन, जिनके उच्चारण में जीभ की नोक झटके से तालु को छूकर वापस आ जाती है, वे होते हैं उत्क्षिप्त व्यंजन। जैसे कि ढ और ढ, इनको हम द्विरूढ़ भी कहते हैं। आठवां है हमारा अर्धस्वर। अर्धस्वर वह स्वर होते हैं जिन वर्णों का उच्चारण अवरोध के आधार पर स्वर या अव्यंजन के बीच होता है। जैसे कि य और व, ये दोनों ऐसे व्यंजन हैं जो अर्धस्वर होते हैं। अब बात कर लेते हैं कि उच्चारण के स्थान के आधार पर व्यंजन के भेद कितने होते हैं। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ से अगर आप देखते हैं दोस्तों, इस तरफ से देखेंगे तो आपको, यदि अगर हम बात करते हैं कि उच्चारण के आधार पर व्यंजन के कितने भाग होते हैं, तो उनको किन प्रकार से विभाजित किया गया है, अब वो पढ़ लेते हैं। कुछ व्यंजन ऐसे होते हैं दोस्तों जो कंठ से बोले जाते हैं। जैसे हमारा जो क वर्ग है पूरा, जिसमें क, ख, घ, घ, ढ, ये जितने भी पूरा क वर्ग है, ये कंठ से बोला जाता है, कंठ से उच्चारित किया जाता है। इन्हें इसलिए कंठे के वर्ग में रखा गया है कि कंठ से बोले जाते हैं। ठीक है। दूसरा होता है तालव्य व्यंजन। तालव्य व्यंजन वे होते हैं जो हमारे तालु है वहाँ से बोले जाते हैं। जैसे क वर्ग पूरा कंप्लीट होगा और ये और श भी इसके अंदर शामिल होते हैं। हमारा नेक्स्ट है मूर्धन्य। मूर्धन्य का मतलब होता है हमारा जो हमारा मूर्ध होता है, अंदर एक हमारे मूर्ध नाम का एक स्ट्रक्चर होता है, वहाँ से आवाज़ आती है। उसी मूर्धन्य को हम जो हमारे स्वर होते हैं, स्वर में व्यंजन होते हैं। अभी अगर हम व्यंजन की बात करें तो वहाँ से ट वर्ग बोला जाता है। ट वर्ग के जैसे कि ट, ठ, ढ, न आता है, और श भी मूर्धन्य से बोला जाता है। नेक्स्ट हमारे दंत्य। दंत्य व्यंजन वे व्यंजन होते हैं, वहाँ व्यंजन कह लो या फिर
दंत एक स्थान है हमारे, यानी कि दांत की सहायता से बोले जाते हैं। आपको ऐसा लगेगा कि दांत से बोला जा रहा है, जैसे कि त, थ, ध, ध, न, और त वर्ग और स, ये जितने भी होते हैं ये दंत व्यंजन में आ जाते हैं। आठवां है दंतोष्ठ। दंतोष्ठ वह ध्वनियाँ होती हैं जिनके उच्चारण में जीभ और दांत लगती हैं और होठ भी कुछ मुड़ जाते हैं, जैसे कि व और फ, व और फ, व और फ ऐसे हैं जो दंतोष्ठ की कैटेगरी में आते हैं। और लास्ट है हमारा ओष्ठ है। ओष्ठ के अंदर हमारे वह व्यंजन आते हैं जो हमारे ओष्ठ से बोले जाते हैं, जैसे प, प वर्ग, पूरा कंप्लीट प वर्ग, प वर्ग मतलब प, फ, भ, भ, म, ये हो गया। अब बात कर लेते हैं हम स्वर तंत्रियों के उत्पन्न कंपन के आधार पर कौन कौन से हमारे होते हैं। जैसे दो होते हैं तंत्रिका, तंत्रियों का अकॉर्डिंग देखेंगे तो घोष और अघोष। घोष वह होती ध्वनियाँ होती हैं जिन ध्वनियों के उच्चारण के समय स्वर तंत्रियाँ एक दूसरे के निकट होती हैं और निश्वास वायु निकलने में उसमें कंपन होता है। इसको अगर आपको ट्रिक समझनी है इसकी, तो वो ट्रिक ये है, किसी भी जो वर्ग होते हैं प्रत्येक वर्ग के अंतिम तीन ध्वनियाँ घोष होती है, और जो दूसरी पहला और जो दूसरा वर्ण होगा वो हमारा क्या होता है, वह हमारा अघोष होता है। जैसे मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ कि यहाँ पर का और जो का और खा है, जो का और जो खा है ये हमारा अघोष होता है, अघोष होता है। और जो हमारा क और ग और खा, लास्ट के जो तीन बच गए इनको छोड़कर ये सभी हमारे घोष की कैटेगरी में आ जाते हैं, घोष की कैटेगरी में आ जाते हैं। आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि जो अघोष होता है वो पहला और दूसरा होता है प्रत्येक वर्ग का, और जो घोष होते हैं पहले दो को छोड़कर तीन जो बचते हैं वो हमारे घोष कहलाते हैं। अब बात कर लेते हैं कि जो सांस के अकॉर्डिंग, यानी कि जो हमारे प्राण हैं श्वास के क्या मात्रा के अकॉर्डिंग कितने प्रकार के हमारे पाए जाते हैं व्यंजन। पहला है हमारा अल्प प्राण, दूसरा है हमारा महाप्राण। अल्प प्राण क्या होता है, जिनके उच्चारण में सीमित वायु निकलती है उन्हें अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं। ऐसी ध्वनियाँ कौन कौन सी होती हैं, जिसमें जो हमारा पूरा वर्ग होता है, यानी कि प्रत्येक वर्ग की पहली, तीसरी और पांचवी जो वर्ग होंगे वो व्यंजन होंगे, वही हमारे अल्पप्राण व्यंजन कहलाते हैं। और जो हमारे महाप्राण कौन से होते हैं, पहली, प्रथम, पहली और प्रत्येक वर्ग की हमारी पहली, माफ़ी चाहूँगा दोस्तों, इसमें जो अल्पप्राण होता है वो हमारी, इसमें थोड़ा गलत लिख दिया गया है, कोई बात नहीं, हम ऐसे समझ लेते हैं। जो हमारा अल्पप्राण होता है, अल्पप्राण जो होता है हमारा, वह होते हैं पहली, तीसरी और पांचवी प्रत्येक वर्ग के वर्ण जितने होते हैं वो हमारे कौन से होते हैं, वो अल्पप्राण में आते हैं। इसी प्रकार जो हमारा दूसरा वर्ण और जो चौथा वर्ण होगा वह हमारा महाप्राण की कैटेगरी में आ जाता है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं हम, कै, ख, ग और घ, ये ऊपर भी ले रखे हैं, वहाँ देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो पहला, तीसरा और पांचवा है ये दोस्तों ये अल्प प्राण में आ जाते हैं, इन्हीं को अल्प प्राण कहा जाता है। और दूसरा और जो चौथा है वह हमारे महाप्राण की कैटेगरी में आ जाते हैं। आई होप दोस्तों आपको समझ आ गया होगा। आपको इतना ध्यान रखना है कि प्रत्येक जितने भी वर्ग होते हैं उनमें से पहला, तीसरा जो ध्वनियाँ होती हैं वह हमारी, जैसे कै, ग, ढ, ये हमारे अल्पप्राण में आती हैं, और महाप्राण में दूसरी, चौथी, यानी कि ख और घ। आई होप आपको समझ आ गया होगा दोस्तों। अगर आपको क्लासेस अच्छी लग रही हैं, आपके लिए लाभदायक हैं, तो आप इनको लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। आपका एक कर्तव्य बनता है एक नागरिक के अनुसार। चलिए अब पढ़ लेते हैं संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं। संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं, संयुक्त व्यंजन वह व्यंजन होते हैं दोस्तों जो संयुक्त, संयुक्त का मतलब क्या होता है, जो मिलकर बने हो किसी चीज़ से। जैसे यहाँ पर
ये चार ही होते हैं, क्षय, त्रय और ज्ञ और ज्ञानी और श्रय। जो हमारा क्षय होता है, क्षय जिसे हम क्षय क्षत्रिय कहते हैं, वह हमारा बना होता है कै, शय और अ से। और जो तुम्हारा त्रय होता है वो हमारा बना होता है त्रय, रै और आ से। इसी प्रकार ज्ञ ज्ञानी जो है वो बना होता है हमारा जय और इया और आ से। इसी प्रकार जो नेक्स्ट है हमारा वो है हमारा श्रय, जो कि शय प्लस रै प्लस आ से बना होता है। दोस्तों ये था हमारे संयुक्त व्यंजन। अब पढ़ते हैं अयोगवाह क्या होते हैं। अयोगवाह क्या होते हैं? अयोगवाह की कैटेगरी में कौन कौन से व्यंजन आते हैं वो पढ़ेंगे। हिंदी वर्णमाला में दोस्तों अयोगवाह सिर्फ दो ही होते हैं, जो कि आ और आ से अंगूर और से अंगा खाली होता है, वही हमारे होते हैं। जिसे हम विसर्ग भी कहते हैं इसको, और चंद्र बिंदु जिसे हम कहते हैं वह हमारा आ होता है। ठीक है, ये गलत है शायद। चलिए नेक्स्ट हमारा है अनुस्वार और अनुनासिक क्या होते हैं। अनुस्वार और अनुनासिक क्या होते हैं? अनुस्वार वह होते हैं जिनका उच्चारण करते समय वायु केवल नाक से निकलती है, वह अनुस्वार होते हैं। जैसे कि रंग, पंख, है ना, रंग, ये जितने भी होते हैं जो कि हमारे नाक से ध्वनि निकल रही है, आपको देख लग रहा है ध्वनि प्लस आपकी वायु जो निकल रही होगी वह हमारे अनुसार होते हैं। और जो अनुनासिक क्या होता है, चंद्र बिंदु जिनके ऊपर लगी होती है वह हमारे अनुनासिक कहलाते हैं। जैसे कि हंसना, पाँच, कांच, ये जितने भी होते हैं हमारे दोस्तों ये हमारे अनुनासिक में आ जाते हैं। दोस्तों आपको ये आज का जो हमारा व्यंजन स्वर जो कि हमारे वर्णमाला के अंदर सारे आते हैं उनका वर्गीकरण हमने सारा कुछ पढ़ लिया है। अब दोस्तों चलिए हम एक रिवीजन के तौर पर हम देख लेते हैं उच्चारण जो हमारा मुख्य है वहाँ से कौन कौन से ध्वनियाँ यानी कि वर्ण बोले जाते हैं। उसके बाद हम अपनी क्लास को एंड कर देंगे। तो दोस्तों पहला इसमें देखते हैं हम, पहला हम देखेंगे इसके अंदर जो दो दंत है, दंत से तय वर्ग बोला जाता है और स। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट है हमारा दंतोष्ठ। दंतोष्ठ जो दंतोष्ठ यानी कि दांत ओष्ठ की जो सहायता से बोला जाए वर्ण वह होता है हमारा वह। और लास्ट हमारा जो नेक्स्ट ओष्ठ है, ओष्ठ है वह होता है जो हमारी ओठों से बोला जाए वो होता है ऊ और पा वर्ग। मैंने पिछले आपको पढ़ाया था कि पा वर्ग में कौन कौन से वर्ण आ जाते हैं, वो मैंने आपको पहले ही पढ़ा दिए हैं। अभी हम रिवीजन के तौर पर देख रहे हैं ओष्ठ में ऊ और पूरा पा वर्ग आ जाता है। इसी प्रकार ओष्ठ कंठ में ओष्ठ और कंठ की सहायता से जो वर्ण बोले जाते हैं यह स्वर है। यहाँ पर तो जो स्वर बोले जाएंगे वह हो तुम्हारे ओ और ओ। यहाँ पर है कंठ, है कंठ से कौन कौन से बोले जाते हैं आपको बताया था मैंने, आ पूरा कै वर्ग और हा, ये कंठ से बोला जाते हैं। और कंठ तालु से ए और तालु से सिर्फ ई और ई, च वर्ग ये और श, और मूर्धा से री और टे वर्ग और श। दोस्तों ये हमारा रिवीजन के तौर पर हो गया। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको लगता है कि आपके लिए ये वीडियो बहुत यूज़फुल रही तो आप प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जो नेक्स्ट वीडियो आएंगी उसका आपको अपडेट मिल जाए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।